नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूं जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त सवाने उम्री और फिर एक दिन। आज इस खुदनविश्त के 23वें बाब का दूसरा हिस्सा चैप्टर 23B, उन्वान है कुछ नई लहर कुछ पुरानी बकवास। इसका दूसरा हिस्सा। ये भरम लिए मैं एवी मोहन के दफ्तर से निकला कि लोकप्रिय सिनेमा में मेरी कामयाबी की घड़ी आन पहुंची। अपना घर खरीदने की भी तलब थी और इस फिल्म के सहारे ये ख्वाहिश पूरी होती दिखाई दी। वैसे भी ज़ोरबा द ग्रीक बेहतरीन फिल्म है ही, और एंथनी क्वीन मेरे पसंदीदा कलाकार। सुनैना का तजुर्बा शायद दिमाग से उतर गया था। अमजद खान जो रातों रात गब्बर सिंह की बदौलत बहुत बड़ी हस्ती बन गए थे, क्वीन साहब वाला रोल कर रहे थे, और मैं एलन बेस वाला। हाँ, समुद्र किनारे दोस्तों के उस मशहूर रक्स को नदिया किनारे डिशुम डिशुम बना दिया गया। एक ना खत्म होने वाली, खोपड़ी खराब कर देने वाली, नाकारा तकलीफदेह शूटिंग और उन्वान में आधे दर्जन बदलाव के बाद ये बेसर पैर फिल्म शुक्र है कि किसी को खबर लगती उससे पहले लुप्त हो गई और मेरे करियर को ठेस नहीं पहुंची। अगर बनने से पहले मुझे जरा भी भनक लगती कि इसका और मेरा क्या हश्र होने वाला है, तो अपना घर पाने का ख्याल भी इसे करने के लिए मुझे ना उकसा पाता। भनक लगनी तो चाहिए थी जब आक्रोश की शूटिंग के बीचों बीच इम्तियाज खान बिना बताए अपनी पूरी यूनिट लिए अलीबाग आदम के। उन्हें अचानक ख्याल आया कि नसीर तो अलीबाग में है ही, तो क्यों ना एक गाना वहां फिल्माया जाए। रोज बस 1-8 घंटे लगेगा, उनका कहना था। ऐसी ढीठ लालेहाज हरकत पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन गोविंद को जब उसे समझाया कि क्यों ये 2 दिन की शूटिंग तभी करना लाजमी है, 1.5 माह में फिल्म पूरी ना हुई तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा, वगैरह वगैरह, तो भाईचारे में गोविंद ने हाँ कर दी। बाद में जब आक्रोश का काम 1 हफ्ते बढ़ गया और मुझे अलीबाग में रुकना पड़ा, तो बदले में खान साहब से गोविंद को वैसी हमदर्दी नसीब ना हुई। वो तो बंबई में मेरे साथ अपनी फिल्म की शूटिंग करने पर आमादा ही रहे। तो हल ये निकला, क्योंकि इम्तियाज हमेशा शूटिंग रात को करते थे, दिन में मैं गोविंद के लिए अलीबाग में काम खत्म करके रात को बंबई आकर इम्तियाज के लिए शूटिंग करता। 7 दिनों तक अलीबाग और फिल्म सिटी के बीच झूला झूलते हुए 2 पारियों में काम करने का मजा पहली बार चखा। इम्तियाज कहते रहते, अमान और अजब खान की रिलीज की तारीख तय हो चुकी है। इसका पहला शीर्षक यही था, फिर बदलकर लोहा और लहू, फिर मान गए उस्ताद, फिर दुश्मन दोस्त, फिर पता नहीं क्या। गोविंद और मैं दोनों इम्तियाज खान की फिल्मी बातों को सच मानने की गलती कर बैठे, क्योंकि अभी तक हमने ऐसी ही फिल्में की थी जो एक ही लहर में निमट जाती हैं, और मुझे यकीन था कि यह फिल्म भी उसी तरह बनेगी। पहला जायका चखने को मिला ऐसी फिल्म का जो सिर्फ इसलिए बन रही है कि कोई सितारा उसमें शामिल होकर एहसान कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी फिल्म में हर शय उसी सितारे की मर्जी से चलती है, और अगर वो अनमने उसमें शामिल हुआ है फिर तो खुदा खैर करे। तो जनाब, हर शाम बाकायदा अलीबाग से आने के बाद शूटिंग शुरू होने के इंतजार में मैंने रातों का काफी हिस्सा ग्रीन रूम में गुजारा।
कई दफा तो पूरी रात एक भी शॉट ना होता मेरा और सुबह उठकर वापस अलीबाग चल देता। इस फिल्म के बारे में इसकी कहानी समेत कुछ याद नहीं मुझे, सिवाय इसके कि पूरी यूनिट अमजद भाई के इंतजार में ही बैठी रहती। सैकड़ों दूसरी फिल्मों में उलझे थे वो, सितारों वाला रुतबा नया नया मिला था और हमेशा बस आने ही वाले होते, कभी कभी एहसान करके आ भी जाते। प्यारा दोस्त, आखिर ये नाम तय हुआ कि शूटिंग इतनी क्यों खिंची, इसके कारण इतने पेचीदा हैं कि बयान नहीं किया जा सकते। आक्रोश की शूटिंग में खलल डालने वाला वो गाना जो मैंने अपनी महबूबा के चेहरे के बजाय ओम की तनी कनपट्टियों का तस्वुर करते हुए गाया था, वो फिल्म में है ही नहीं। रहे इम्तियाज खान, नीरे चमगादड़ 2 साल तक मेरी हर दूसरी शूटिंग में अड़ंगा डालकर मुझसे वही लानती कब्रिस्तान वाली शिफ्ट कराते रहे। उस फिल्म के बाद मैंने कसम खाई कि आइंदा पैसे चाहे जितने मिलें, मैं हरगिज एक दिन में 2 फिल्मों की शूटिंग नहीं करूंगा। उस मनहूस तजुर्बे का काफी जिक्र हो गया। उसके बारे में याद रखने लायक सिर्फ इतना है कि यह मेरी पहली फिल्म थी जिसे मैंने देखने की तकलीफ नहीं की। अगले सालों में कुछ और भी गलतियां की मैंने, हादसा, तजुर्बा, स्वामी दादा, कन्हैया, शत्रुता। मेरा करियर 5 साल का भी नहीं हुआ था और काफी तारीफ पाने के साथ साथ काबिल हकारत फिल्मों की एक अच्छी खासी फहरिस्त भी तैयार हो गई थी मेरे नाम। सईद मिर्जा जब अरविंद देसाई की अजीब दास्तान बना रहा था तो एक रोल मुझसे करवाना चाहता था, लेकिन उसमें न सिर्फ जसपाल बल्कि मंथन की वो खातून एपी भी थी और दोनों के साथ मेरे सीन थे। लिहाजा सेट पर एक दूसरे से वास्ता पड़ता ही, तो मैंने इनकार कर दिया। अरविंद देसाई कब की बन चुकी थी और काफी हसीन फिल्म होने के बावजूद उस पर कला फिल्म का ठप्पा ऐसा लगा कि कभी रिलीज ना हो सकी। सईद ने अपनी अगली फिल्म अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है पर काम शुरू किया और मुझे अल्बर्ट का किरदार दिया। ऐसे जोरदार उद्वान वाली फिल्म की सोई सोई खोई खोई स्क्रिप्ट पढ़कर जरा मायूसी हुई, पर मैंने सोचा कि शायद अल्बर्ट के किरदार में जान डाल सकता हूं। अल्बर्ट के नजरिए का बदलाव धीरे धीरे जिंदगी के तई उदासीन रवैये से बदलकर एक बढ़ती सियासी शऊर की शक्ल कैसे लेता है, ये बात वजनदार लगी। जिस बिरादरी का नुमाइंदा होने का उसे गुरूर है, उसे पीछे छोड़कर मुख्य धारा में मिल जाता है। अकलियतों के मसले हमेशा से सईद के दिल के बहुत नजदीक रहे थे। वो खुद मुसलमान है, मैंगलोरी ईसाई से ब्याया हुआ। ये फिल्म सियासी शऊर के उरूज के बारे में उसके ख्वाबों की पैदावार है। हमें यकीन था कि इस फिल्म में जो बातें हैं वो कहनी जरूरी हैं और जाहिर है सईद को यह भी चाह थी कि उसका काम देखा जाए। बुनियादी तौर पर इश्तिहारी दुनिया का होने की वजह से वो इतना सियाना तो था ही कि शबाना को राजी कर लिया। अल्बर्ट की गर्लफ्रेंड स्टेला का छोटा सा किरदार करने के लिए शबाना ने एक अच्छी फिल्म की मदद करने की नीयत से हां कर दी। हालांकि सच ये है कि शबाना, माफ कीजिए, वो उस रोल के लिए मुनासिब नहीं थी। दरअसल अल्बर्ट के रोल के लिए मुनासिब तो मैं भी नहीं था। और श्याम ने फिल्म देखकर कहा, एल्विस प्रेस्ले
और जेम्स डीन की नकल करने के बजाय तुम्हें असल सड़क छाप होना चाहिए था। मैं तो अपनी पीठ थपथपाने में ऐसा लगा था कि पता ही नहीं चला कितना फूहड़ काम किया उसमें मैंने। शबाना की मौजूदगी का उस फिल्म को मशहूर बनाने में कम हाथ नहीं था, लेकिन उसकी शोहरत तो सिर्फ अपने रोल के लिए थी। उसका नाम खूब सुना है सबने, देखी किसी ने नहीं। मैंने उन दहाइयों में शबाना के साथ कितनी फिल्में की हैं, उनकी गिनती रखना छोड़ दिया है। उनकी अदाकारी की काबिलियत को मेरी सनत की जरूरत नहीं है, तो इस तफसील में न जाकर सिर्फ ये कहूंगा कि कभी कभी वो अपने काम से कुछ ज्यादा ही मुतमईन रहती हैं, और जब अदाकारी करती हैं तो लगता है बैकग्राउंड संगीत उनके जहन में बजता रहता है। इन दो बातों को जाने दें तो उन जैसी सरशार, फराख दिल, ज़हीन और मज़बत साथी के साथ फिल्मों में मैंने कभी काम नहीं किया। एक्टिंग का मुकाबला करने के बजाय हमारे बीच आपसी लिहाज और एक दूसरे पर पक्का भरोसा बराबर रहा। हमारे कई ख्यालों में फर्क सही, मन ही मन एक दूसरे के बारे में हम जो भी सोचें। शबाना के साथ काम करते मैंने उनको हमेशा मददगार पाया। गालिबन उन्हें भी ऐसा लगता है, पर दावे के साथ नहीं कह सकता। काम के वक्त अपने मूड के रहम पर कभी नहीं पाया उन्हें, न अपने रुतबे का फायदा उठाते हुए। अलबत्ता इन बातों का मैं अक्सर दोषी रहा हूं। FTII में हमारे पहले साल की शुरुआत में जब मुकालमे अदायगी पर कुछ हिदायतें दी थी उन्होंने, तभी से मैं मुतासिर हुआ, और अब उनके साथ काम करना और उनसे हिम्मत और ताईद पाना बहुत बड़ी बात थी। मेरे काम की लंबी चौड़ी फहरिस्त में मेरी निजी पसंद की ज्यादातर फिल्में शबाना के साथ वाली हैं, और उसमें कई अहम धारा की स्टार होने के बावजूद उन्होंने मुझ जैसे नए सिक्के के साथ काम करके मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। हमारा बार बार साथ काम करना महज इत्तेफाक नहीं, हम दोनों में एक जैसी तवानाई और दुनिया से लगभग एक जैसा रवैया, एक दूसरे की कदर करते थे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। एक दूसरे की कदर करते थे हम, और एक दूसरे के काम और चाल चलन से वाकिफ ही नहीं, उसे सराहते भी थे। कलाकारों के बीच अच्छी केमिस्ट्री यही होती है। मेरा काम चाहे जिस काबिल हो, शबाना के बिना नहीं हो सकता था। यह बात मुझे पक्के तौर पर पता है। मानना चाहूंगा कि इसका बरक्स भी सच है, पर कौन जाने। इतना वक्त साथ गुजारने पर भी कुछ ऐसा रहा कि जाती तौर पर ज्यादा नजदीक होने से हम गुरेज कर गए। और ये कोई अजीब बात नहीं है, दोस्त तो हम हैं, लेकिन शायद 2 साल में एक आध दफा ही मेरा उनके घर या उनका मेरे घर आना जाना होता है। असल जिंदगी में हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं। जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं रखते, और काम के दौरान जब हम किरदार निभाते हैं गोया खाली स्लेट पर लिखते हैं। निजी रिश्ते अदाकारी के काम में दखल दें, इसका खतरा थिएटर के बनिस्बत फिल्मों में ज्यादा होता है। कैमरा आपकी रूह में झांक कर भले ही ना देख सके, लेकिन यह भी सच है कि मुहावरे में कहीं तो आपको तब रंगे हाथों पकड़ सकता है जब आपकी पैंट नीचे ना हो, जब आपकी पैंट नीचे हो। कलाकारों का जाती रिश्ता फिल्म में कुछ एक पल अनजाने ही दर्शकों को लुभा तो सकता है, पर ज्यादातर सीन को बर्बाद ही करता है। यही वजह है शायद कि थिएटर में अपनी पत्नियों की यही वजह है शायद कि थिएटर में पति पत्नियों की कई एक मशहूर मकबूल अदाकार जोड़ियां रहीं,
पर सिनेमा में नहीं। ये तो सच है कि अदाकारों के निजी तालमेल की वजह से पर्दे पर उनका सलूक प्यारा या काबिल यकीन नजर आया है, पर सिर्फ ऐसे ही मनाजर में जो उनकी असल जिंदगी के रिश्ते से मेल खाते हों। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अदाकारों के बीच निजी अदावत अक्सर बेहुदा अदाकारी की वजह बनी है। मकबूल शुदा सिनेमा देखते वक्त पारखी नाजरीन को अक्सर जो कहा जा रहा है उससे ज्यादा साफ अनकही बातें सुनाई देती हैं। कमाऊ हिंदी फिल्मों में अदाकारों के बीच चल रही खामोश गुफ्तगू सुनने में मुझे तो हमेशा मजा आया। अल्बर्ट की शूटिंग के बीच मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सियासी चालों के बारे में छोटा सा सबक मिला। कई बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर्स के जोड़ीदार मुसन्निफों ने दफतन एक दिन मुझे जल्द से जल्द मिलने बुलाया। मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। ये दोनों मेरे काम की बेहद गर्मजोशी से तारीफ कर चुके थे, हमेशा खुलूस से मिलते और कई हवाई वादे भी किए थे। अब फौरी तौर पर उनका बुलावा आया तो मैं उसी तरह का रोल पाने की उम्मीद में जा पहुंचा जो कुछ साल पहले एक नाकाम अदाकार को देने से सबकी चांदी हो गई थी। बाद में पता चला कि वो नाकाम अदाकार तब चुना गया जब कई सितारों ने उस फिल्म को ठुकरा दिया। लाइन में तीसरा या चौथा होना भी जरा बुरा ना लगता मुझे, बशर्त ये कि उस तरह का रोल मिल जाता। समुंदर के किनारे जिस आलीशान बंगले में मीटिंग थी, वहां पहुंचते ही अंदाजा हुआ कि मेरा साबिका बहुत बड़ी तोपों से पड़ रहा है। मशहूर डायरेक्टर साहब भी मौजूद थे जो ज्यादातर खामोश रहे या मुनासिब तरीके से परेशान। चमकते ब्रीफकेस लिए विराजमान प्रोड्यूसर साहिबान और जैसा कि बिला नागा बतलाया जाता था, हॉलीवुड के असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर और एक दो सहाफी, सबने उठकर मेरा इस्तकबाल किया। कुछ देर में खामोशी से कुलबुलाता हुआ बैठा रहा। कमरे में हल्की सी गपशप जारी रही। फिर कुछ एक खुफिया इशारों ने उड़ान भरी और मुसन्नफीन में से एक ने खुलासा किया उनकी एक भारी बजट की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसके सितारों में से एक के लापरवाह रवैये ने उन्हें मजबूर किया कि उसकी जगह मुझे ले लिया जाए। अगले इतवार से मुझे शूटिंग करनी थी। पूछा नहीं, बताया गया। भौचक्का होकर मैं बोला कि मेरी शूटिंग चल रही है, इसके 3 हफ्ते बाकी हैं। तो हैरत कुन ठहाका गूंजा। अच्छा, क्या फिल्म है? कौन भला देखेगा उसे? और फिर मुझ पर सलाहों की बौछार पड़ी जो एक गुना दोस्तदारी से खाली नहीं थी। अरे भूल जाओ उसे, अपने करियर के बारे में सोचो। ये फिल्म करके जिंदगी बन जाएगी तुम्हारे। डंडे से बांधकर जो गाजर झुलाई जा रही थी, उसने मेरी नीयत बिगाड़ने के बजाय मुझे ताव से भर दिया कि ये है किस तरह के मगरूर लोग जिनके लिए अपनी बात मनवाने के अलावा किसी और चीज की कोई अहमियत नहीं है। हां कहने का मेरा कतई इरादा नहीं था और यूं भी मामला कुछ उलझा हुआ लगा। ऊपर से यह भी शक था कि जो किरदार उन्होंने मुझे बतलाया, मैं उसके लिए मुनासिब हूं भी या नहीं। प्रोड्यूसर तो फौरन चेक थमाना चाहते थे। अल्बर्ट के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला था, पर जरा भी पसोपेश में नहीं पड़ा। मैं सिर्फ उन रईस कपटियों की मजलिस को घूरता रहा। जी हुआ उनसे कह दूं कि मोड़ के लगा लें, पर हकलाते हुए उनके हैरत अंगेज चेहरों पर यह कहकर रुखसत ली कि सोचूंगा।
सोचने की जरूरत ही नहीं थी। मैं दोबारा उनसे मिलने नहीं गया। फिर भी 1-2 दिन में ये अफवाह छप गई कि मैं उस फिल्म में हूं, और 3-4 दिन बाद ये भी कि मैं उसमें नहीं हूं। फिर ये खबर आई कि सुलह हो चुकी है, इसलिए लापरवाह साहब और मैं दोनों अपनी अपनी जगह पर ही रहे। किस्मत का खेल देखिए कि वो विशाल धूम धड़ाके वाली करोड़ों की फिल्म जो मैंने नहीं की, बॉक्स ऑफिस पर गर्क होते होते 2-4 नए चेहरों को भी साथ ले गई। मैं बिला शक उनमें से एक होता। अब भूली बिसरी विराट गलतियों की फफूंदी भरी देवमाला में शान से आराम फरमा रही है, जबकि भले अपने शीर्षक के लिए ही सही 3.5 लाख में बनी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है आज भी याद की जाती है। इस हादसे की काट के तौर पर उन्हीं दिनों एक और वाकया हुआ, गोया याद दिलाने के लिए कि फिल्म उद्योग महज अपने ही इष्ट लबालब नहीं है। दोपहर को मैं ऊँग रहा था कि रमेश, जो 1 साल से घर का किचन संभाल रहा था, हड़बड़ाया हुआ आया मुझे जगाने। लग रहा था भूत देख लिया है उसने। प्राण, बाहर के कमरे की तरफ इशारा करते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। प्राण साहब बैठे हैं बाहर। बाहर जाकर देखा तो जीता जागता चमत्कार सामने। जनाब प्राण सिकंद साहब, मोटे फ्रेम का चश्मा, भूरी पैंट और सफेद कमीज पहने, जूते उतारे, कालीन पर ऐसे बैठे थे जैसे इंश्योरेंस बेचने आए हों। माफ कीजिए। बजाते खुद प्राण, ब्रिजेस वाले घुड़सवार, बदी भरी आंखें, तलवार कट मूछें, खून जमा देने वाली आधी मुस्कान, आधी कुदृष्टि वाले खलनायकों के शहंशाह खुद मेरे ड्राइंग रूम में। उन्हें पहचानने में मुझे कुछ पल लगे। हिंदी फिल्मों में मक्कारी का प्राण साहब ने ऐसा पैमाना रचा और उनकी छवि इस कदर असरदार रही कि मैं शायद अनजाने में उन्हें फेल्ट हैट और ट्रेंच कोट पहने सिगरेट से धुएं के छल्ले उड़ाते देखने की आस लगाए था। इतने बड़े सितारे का ये पहलू देखना गंगा नहाने के बराबर था। किसी फिल्मी सितारों के क्रिकेट मैच के लिए बुलाने आए थे, पर ऐसे जलसों से सख्त खौफ थे मुझे, तो इनकार कर दिया। जरा बुरा ना मान के चलते चलते कह गए कि उनके बड़े बेटे से मेरी बहुत शुबाहत है और किसी दिन साथ काम करने की उम्मीद जाहिर की। मेरे साथ चाय पीते और बिस्किट खाते हुए सिगरेट पीनी छोड़ चुके थे। जितना वक्त वो वहां रहे लगातार मेरी तारीफ करते रहे। जवाबी तारीफ करना बड़बोलापन लगा। ये सोचकर एहसानमंदी के साथ मैं उनकी दाद पीता रहा, अपने आप को याद दिलाता रहा कि ये दाद दे कौन रहा है। काफी अरसे बाद उनके साथ काम करने का मौका मिला और मुझे पता चला कि तारीफ सुनना उन्हें बेहद पसंद था। मिथुन ने बताया कि जब वो मेकअप में हों तो उन्हें ना पहचानने का दिखावा करते हुए अगर सामने से गुजर जाओ और बाद में माफी मांगने का ढोंग करो, प्राण साहब क्या कमाल का मेकअप है, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, तो वो फूल का कुप्पा हो जाएंगे। मैंने एक बार आजमा कर देखा और मिथुन की बात हर्फ ब हर्फ सही निकली। प्राण साहब वक्त के इतने पाबंद थे कि पूरे लिबास और मेकअप के साथ
आमतौर पर ख़ास तफसीली मेकअप हमेशा वक्त पर यूं तैयार मिलते कि आप घड़ी मिला लीजिए। सेट छोड़कर अपने ग्रीन रूम में सिर्फ लंच के लिए जाते, फिर सज धज के वापस सेट पर। यह खूबी मुआविन अदाकाराओं की गायब हो चुकी। ये खूबी मुआविन अदाकाराओं की जो गायब हो चुकी है, उस पुरानी पीढ़ी की एक आम खासियत थी। एक बार एक सर्वे हुआ था जिससे ये परेशान कुन आंकड़ा सामने आया था कि हर रोज औसतन 500 नौजवान लड़के लड़कियां फिल्मों में काम करने बंबई आते हैं। हर रोज कितने धन्ना सेट आते हैं इसकी पड़ताल कभी किसी ने नहीं की, मगर मेरा ख्याल है कि यह तादाद भी हैरान कुन होगी। ऐसे धनवानों की जो बोरियों में नोट भरे बंबई आते हैं फिल्म में पैसा लगाने, उससे कई गुना कमाने और शायद उससे भी हसीन इम्कान किसी सितारे के गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवाने। राल टपकाते उन करोड़पतियों की भीड़ में हांगकांग के एक जहाज मालिक थे जिन्होंने मूवी मगल बनने की ठानी। पहले फिल्म शायद में उन्होंने पैसा लगाया। निर्माता में पैसा लगाया, निर्माता में नाम किसी और का देकर फिल्म इंडस्ट्री की हवा जब उन्हें रास आई तो अपने इरादों का ढिंढोरा पीटने का फैसला किया। गुमनाम रहकर नसीरुद्दीन शाह, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत माफी चाहता हूं मैं। फिल्म इंडस्ट्री की हवा जब उन्हें रास आई तो अपने इरादों का ढिंढोरा पीटने का फैसला किया। गुमनाम रहकर नसीरुद्दीन शाह छाप छोटी फिल्मों में पिद्दी रकम लगाना उन्हें जेब नहीं दे रहा था और वो अपनी तस्वीरें छपवाना चाहते थे, तो दोनों हाथों से पैसे बिखेर कर 4 मसाला फिल्में बड़े बड़े स्टार के साथ बनाने चले। पैसा कुछ भी कर सकता है का तकिया का नाम लिए उनमें ज्यादा ही खुशफहमी के शिकार पैसा कुछ भी कर सकता है का तकिया कलाम लिए उन ज्यादा ही खुशफहमी के शिकार ने कंपनी खड़ी की, जिसका ऐलान करने के लिए स्क्रीन रिसाले में पूरे 4 सफ़ों के इश्तेहार दिए गए। चारों की शूटिंग एक साथ शुरू होनी थी। 2 के नामी हिदायतकार थे और चारों में अलग अलग छोटे बड़े सितारों की भीड़। साझा बात यह कि हर एक में ओमपुरी अहम किरदार करने वाले थे। एक में तो सिर्फ राजेश खन्ना और ओमपुरी के नाम थे। चौथी प्रोडक्शन नंबर 4 स्टारिंग ओमपुरी कभी शुरू ही नहीं हुई। गोविंद निहलानी और ओम की मुलाकात तब नहीं हुई थी। ओम को लोग ज्यादा जानते नहीं थे, इसलिए बहुतों ने मान लिया कि ओमपुरी नायक नहीं हीरोइन पेश की जाने वाली है। ये फिल्में बनने लगी। तब तक ओम काफी मसरूफ हो गया था और जहां तक मुझे इल्म है वो उनमें से किसी में भी नहीं था। लेकिन मैं एक में जरूर फंसा। ये कैरल रेड की लाजवाब फिल्म ऑलिवर को हिंदी में बनाने की कोशिश थी। ये कैरल रेड की लाजवाब फिल्म ऑलिवर को हिंदी में बनाने की कोशिश थी। मैंने उसमें रॉन मूडी के फिगन की बहुत भौंडी नकल की। अमजद खान बिल साइक्स के किरदार में थे और वही अंजाम हुआ जो हिंदी फिल्में कई क्लासिक अंग्रेजी रचनाओं का आज तक कर रही हैं। हालांकि फिल्म का शीर्षक कन्हैया बच्चे का नाम था। सारे विज्ञापन अमजद खान कन्हैया के रूप में का ढोल पीट रहे थे, पर कोई झांसे में नहीं आया। पब्लिक तो जानती ही नहीं थी कि मैं हूं कौन, पर अमजद भाई के विशाल फैन क्लब ने भी इस फिल्म से कन्नी काट ली। इस कंपनी ने 2 और फिल्में बनाई
जिनमें कहने को कुछ बड़े नाम थे। शूटिंग कुछ साल खींचने के बाद जब वो रिलीज हुई तो कुदरती वजूहात से दम तोड़ गई। फिल्म इंडस्ट्री के पाखंडियों के हाथों बार बार छीले जाने के बाद जहाजों के मालिक ऐसे गायब हुए कि शायद ही उनका नाम फिर किसी ने सुना। उन जहाज़ों की आज भी कभी फिक्र होती है मुझे। अब तक मैं अपने आप को मखसूस अदाकारी वाला कलाकार समझने लगा था, लिहाजा केतन मेहता ने जब मुझे लोक कथा पर मबनी अपनी फिल्म भवनी भवाई में बेवकूफ राजा का किरदार करने को कहा, मैंने इनकार कर दिया। पर केतन के हट्टीपन का मुझे अंदाजा नहीं था। इनकार करने की वजह यह थी कि द लेसन के वक्त उससे काफी नाइत्तेफाकी हुई थी। सेट तो चौंकाने वाला सोचा था उसने। मंच के कोनों पर नजर न आने वाले तारों से लटकी अखबार के पन्ने जितनी बड़ी 4 मोटी किताबें, पर सीधी हिदायत देने के बजाय लगातार अबूझ अमूर्त जुमलों का सहारा लेकर सिर्फ हवाई बातें करता। यहां एक पेशदार मोड़ आया या मुज्जात दिखाओ। जब कुछ ना सूझता तो गेंद मेरे पाले में फेंक कर एक्टर हो यार, कुछ जादू करो, कुछ खेलो, के ताने मारता। अपना या उसका सर दीवार में दे मारने की ख्वाहिश को मैं मुश्किल दबा पाता। रिहर्सल के दौरान हमारी वहशियाना बहसें शुक्र है कि मारपीट की नौबत तक तो नहीं पहुंची, पर बेहद बदमज़गी छोड़ गई और हमारी दोस्ती को भी खतरे में डाल दिया। मैंने सोचा कि हमें कभी साथ काम नहीं करना चाहिए, और अब वो मुझसे एक बावले राजा का किरदार ऐसी फिल्म में कराना चाह रहा था जिसे द लेसन से कहीं ज्यादा लोग देखने वाले थे। ऐसा तो लगा कि यह फिल्म जरूर अच्छी होगी और चलेगी भी, मगर बेवकूफ किरदार करना कुछ पच नहीं रहा था। उसने एक दूसरा छोटा सूरमाई किरदार मैंने एक दूसरा छोटा सूरमाई किरदार मांगा, पर केतन अड़ा रहा। मैं राजा का किरदार करने पर मजबूर हो गया और शुक्र मनाता हूं ऐसा हुआ। आज भी उस फिल्म को याद करके बड़ी तसल्ली होती है। एक एक पाई का ख्याल रखते हुए बनाई गई उस फिल्म की चमक दमक का पूरा श्रेय अर्चना शाह और मीरा लाखिया को जाता है। भवनी भवाई का निर्माण एक सहकारी समिति ने किया जिसका मेंबर मैं भी था, और यूनिट में हर एक ने उसे अपना समझा। किसी को ढेला नहीं मिला। कुछ तो अपने खर्च पर लोकेशन तक जाते, पर इस सब के बावजूद दोस्तों की एक टोली कुछ रचने के लिए हालात से जूझती एक साथ काम कर रही थी। इस बात ने इतनी जादुई तवानाई जगाई कि हम सभी जो उसमें थे और जो हयात हैं आज भी उस फिल्म से गहरा लगाव महसूस करते हैं। बर्तोल्ट ब्रेख्त की अदाकारी के बारे में कहना था कि कलाकार को किरदार बन जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किरदार से फासला रखना जरूरी है। मैं उस वक्त हर किरदार बन जाने में यकीन करता था, तो जाहिर है कि उनकी इस बात में मुझे कोई तुक नहीं लगा। लेकिन ये फिल्म जो ऊपरी तौर से परी कथा थी, फिर से ये सबक दोहरा गई कि किरदार निभाते हुए उसे दूरी रखना लाजमी है। ओम को अछूत का रोल मिला था, जो राजा रानी की कहानियों के मुताबिक शहजादे को बचाकर उसे पालता है। बेंजामिन वजीर आजम बने, और भुवनशोम देखकर जितना मैं अच्छा खासा लट्टू हुआ था, वो सुहासिनी मूले रानी थी। मेरे अजीज दोस्त मोहन गोखले मरहूम बिछड़ा हुआ राजकुमार, और स्मिता उसकी जानेमन। रावी का किरदार जो कहानी को गीत से सजोता है, केतन करवाना चाहता था बीवी कारंत से, जो उसके लिए गुरु समान थे, पर कारंत नहीं आ सके और रोजे अव्वल ही पहली बार सर पर टूटी। मसले पर सोचने के लिए कई खोपड़ी खुजलाने वाली मीटिंगें हुई, जिनमें जसपाल का नाम उठना लाजमी था। केतन की मंतिक थी कि वो अच्छा गा सकता है
और काम करना उसके लिए फायदेमंद होगा। लिहाजा मेरी बदगुमानियों को अनसुना करके उसे बुला लिया गया। केतन ने भरोसा दिलाया कि हमें अलग रखा जाएगा, किसी भी मंजर में हम एक साथ नहीं हैं। जब जसपाल पहुंचा तो उसकी हालत सुधरी नहीं लगी। उसके ऊट पटांग रवैये को झेलना नामुमकिन हो गया और अगले दिन उसे वापस भेज दिया गया। हर वक्ती दोस्त ओमपुरी ने, जिनका सा भी बेसुरा था, हिम्मत करके उसकी जगह ली। रावी और अछूत बुजुर्ग दोनों किरदार निभाए। यह आखिरी मरहला था जसपाल की लंबी और बेहद दुखदाई दास्तान का, जिसमें मेरी मौजूदगी रही। लोकेशन पर उससे मुलाकात नहीं हुई और बाद में कभी सीधा संपर्क भी नहीं। बस पहले दिल्ली, फिर पटियाला से उसके बारे में अजीबो गरीब, गैर यकीनी और कई मुख्तलिफ खबरें मिलती रहीं। फिर मैंने उसका पता लगाना छोड़ दिया। तो यह था नसीर साहब की खुद नविश्त का 23वें बाब का दूसरा हिस्सा। कल फिर आऊंगा, उसके बाद वाला हिस्सा सुनाऊंगा।